ध्यान से सुनो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैनिक सेलिंग की। ये वो समय होता है जब निवेशक घबराहट में अपने शेयर बेचने लगते हैं बिना सोचे समझे। यह ऐसा है जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सांडों का झुंड भाग रहा हो। हर कोई बेचने की जल्दी में होता है, जैसे कि कोई बड़ी आपदा आ गई हो, सबको बस बाहर निकलना है और अभी के अभी। ये एक सामूहिक प्रतिक्रिया होती है जहां हर कोई एक दूसरे की देखा देखी करता है। डर हावी हो जाता है। जब लोग अपने निवेश को खतरे में देखते हैं तो वे त्वरित निर्णय लेते हैं, अक्सर बिना पूरी जानकारी के। अक्ल जाती है कुएं में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डर और अनिश्चितता इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। यूं समझो, आप देखते हैं आपका पड़ोसी अपना घर बेच रहा है, चिल्ला रहा है कि आसमान गिर रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। क्या आप उसे बिस्कुट बनाकर देंगे? नहीं। आप भी घबराहट में आकर वही करेंगे जो वह कर रहा है? नहीं। आप भी अपना घर बेचने के लिए लगा देंगे। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें सुरक्षित महसूस कराती है। मार्केट में भी यही होता है। जब एक निवेशक बेचता है तो दूसरे भी बेचने लगते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। यह एक चेन रिएक्शन है। एक के बाद एक सब बेचने लगते हैं और मार्केट में गिरावट आ जाती है। एक इन्वेस्टर डर जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह डर फैलता है और सबको अपनी चपेट में ले लेता है। अचानक हर कोई सेल बटन दबा रहा है, दाम गिर रहे हैं और बूम, पैनिक सेलिंग। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को दोहराता रहता है। याद रखो, हम यहां इंसानी जज्बातों की बात कर रहे हैं। ये भावनाएं ही हैं जो मार्केट को प्रभावित करती हैं। डर और लालच मार्केट को किसी भी स्प्रेडशीट से ज्यादा चलाते हैं। ये भावनाएं ही हैं जो निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं और मार्केट को ऊपर नीचे करती हैं। पैनिक सेलिंग की बात यह है, ये यूं ही नहीं होती, ये अचानक नहीं होती। इसके पीछे एक गहरी वजह होती है। इसके पीछे कोई बड़ी घटना या खबर होती है। ये खबरें अक्सर इतनी बड़ेडी होती हैं कि वे पूरे बाजार को हिला देती हैं। कोविड क्रैश याद करो। पैंडेमिक आया, अनिश्चितता बढ़ी, लोग घबरा गए और सब बेच दिया। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं था, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया। या चाइना का एवरग्रांड वाला किस्सा याद है। रियल एस्टेट का दैत्या डूबने वाला था, दुनिया भर के मार्केट हिल गए। ये एक देश की समस्या नहीं रही, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इशू बन गया। देखो, पैनिक सेलिंग सिर्फ एक कंपनी या एक देश की बात नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि एक जगह की समस्या दूसरी जगह को भी प्रभावित करती है। हाल ही का टेक सेल ऑफ देखो। इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ की चिंता हुई और बैम, टेक स्टॉक्स नीचे गिर गए। यह है डोमिनो इफेक्ट। एक छोटी सी खबर भी बड़े बदलाव ला सकती है। देखो, मार्केट एक बड़े जेंगा गेम जैसा है। आपको कभी नहीं पता कौन सा ब्लॉक सब गिरा देगा। हर ब्लॉक एक कंपनी, एक इंडस्ट्री या एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब एक ब्लॉक गिरता है तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और हाल ही में कोविड-19 का क्रैश। हर बार एक बड़ी घटना ने बाजार को हिला दिया। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि बाजार कितना नाजुक हो सकता है। लेकिन हर क्रैश के बाद बाजार ने रिकवर भी किया है। इन्वेस्टर्स ने नए तरीके खोजे, नई रणनीतियां अपनाई और धीरे धीरे बाजार फिर से खाडीढ़ा हुआ। यह हमें सिखाता है कि पैनिक सेलिंग के बाद भी उम्मीद की किरण होती है। अब बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की, इंडियन इंडस्ट्री के टाइटन्स अडानी और अंबानी। ये लोग बड़े नाम हैं, लेकिन ये भी मार्केट सेंटीमेंट से अछूते नहीं हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट याद है जो अडानी पर आई थी? इल्जाम खंडन, बड़ा बवाल हुआ था, स्टॉक गिर गया। क्यों? पैनिक सेलिंग। सीधी सी बात। इन्वेस्टर्स को धुआं दिखा, उन्हें आग की बू आई और भाग गए। चाहे इल्जाम सच्चे थे या नहीं, रिस्क का अंदाजा ही सेल ऑफ शुरू करने के लिए काफी था। अंबानी दूसरी तरफ इस तूफान से थोड़ा बच गए। क्यों? रिलायंस को ज्यादा डाइवर्सिफाइड, कम रिस्की माना जाता है। लेकिन यकीन मानो, अंबानी भी जानते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। आप सोच रहे होंगे, जिम, यूएस बॉन्ड यील्ड का मेरे इंडिया वाले पोर्टफोलियो से क्या लेना देना? यह सवाल वाजिब है और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। अरे ध्यान से सुनो, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि एक जगह की हलचल दूसरी जगह को भी प्रभावित करती है। जब यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो दुनिया भर का पैसा वहां खींचा चला जाता है। यह एक तरह का चुंबकीय प्रभाव है जो निवेशकों को सुरक्षित और उच्च रिटर्न की ओर आकर्षित करता है। पैसा सुरक्षा और ज्यादा रिटर्न की तरफ जाता है।
निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं और यूएस बॉन्ड्स उन्हें यह सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंडिया जैसे उभरते हुए मार्केट, यहां की स्थिति थोड़ी अलग है। उन्हें दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जब निवेशक यूएस बॉन्ड्स की ओर भागते हैं तो उभरते हुए मार्केट्स में निवेश कम हो जाता है, क्योंकि अचानक वो यूएस बॉन्ड रिस्की एसेट्स के मुकाबले बहुत आकर्षक लगने लगते हैं। इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। और आप समझ ही गए, पैनिक सेलिंग। यह एक चेन रिएक्शन की तरह होता है जो मार्केट में और भी गिरावट लाता है। याद रखो, अब हम सब एक ग्लोबल मार्केट का हिस्सा हैं। एक देश की आर्थिक गतिविधि का असर दूसरे देशों पर भी पड़ी डालता है। वेगास में जो होता है वेगास में नहीं रहता। यह कहावत अब ग्लोबल मार्केट्स पर भी लागू होती है। इसका असर आपके मुंबई वाले पोर्टफोलियो पर भी पड़ता है। इसलिए ग्लोबल मार्केट्स की समझ रखना और उनके प्रभाव को जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, बस खड़े मत रहो। उतार चढ़ाव के लिए एक गेम प्लान। तो मार्केट गिर रहा है, सब चिल्ला रहे हैं बेचो बेचो बेचो। आप क्या करेंगे? पहले सांस लो, घबराओ मत। याद रखो, डर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, अपने प्लान पर टिके रहो। आपका कोई प्लान था, है ना? अगर नहीं तो अभी बना लो। अपना रिस्क टॉलरेंस तय करो, आप कितना उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। तीसरा, डाइवर्सिफाई करो। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, रिस्क कम करो। चौथा, मौकों की तलाश करो। याद रखो, हर संकट एक मौका भी होता है। जब दाम गिरते हैं तो सस्ते में चीजें मिलती हैं। सेक्शन 6, तूफान से पार पाना। आपका पोर्टफोलियो संभाल सकता है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मार्केट का गिरना डरावना होता है, लेकिन ये इन्वेस्टिंग साइकिल का एक नॉर्मल हिस्सा है। ये मौसम जैसा है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को एक जहाज की तरह समझो। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक मजबूत जहाज जैसा होता है जिसका पेंदा मजबूत है। ये कुछ उबड़ खाबड़ समुद्र झेल सकता है। पैनिक सेलिंग ऐसा है जैसे लहर देखते ही जहाज से कूद जाना। रुके रहो, तूफान से पार पाओ और आप दूसरी तरफ ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। सेक्शन 7, अपना दिमाग ठंडा रखो जब दूसरे। बाकी आप जानते ही हैं, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या खूब कहा है, अपना दिमाग ठंडा रखो जब आपके आसपास सब अपना दिमाग खो रहे हों और इसका इल्जाम आप पर लगा रहे हों। मार्केट मेल्टडाउन के दौरान यही आपका मंत्र है। हल्ला में मत फंसो, शोर को इग्नोर करो। उन तथाकथित एक्सपर्ट्स को मत सुनो जो बस आपको डराना चाहते हैं। अपनी खुद की रिसर्च करो। किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। अपने खुद के गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सोच समझकर फैसले लो। याद रखो, घबराहट फैलती है लेकिन शांति भी फैलती है। पागलपन के समुद्र में तर्क की आवाज बनो। सेक्शन 8, जानकारी रखो, मजबूत रहो। आखिरी बात, सीधी सी बात है, पैनिक सेलिंग डर से होती है और डर एक घटिया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। मार्केट कंडीशंस, ग्लोबल इवेंट्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी रखो। समझो कि ये चीजें आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रभावित कर सकती हैं और ये सुनिश्चित करो कि आपका पोर्टफोलियो आने वाले तूफानों से निपटने के लिए तैयार है। सबसे जरूरी है, शांत रहो, अनुशासित रहो और इन्वेस्टेड रहो। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन लंबे समय में धैर्य और मजबूती का फल मिलता है। याद रखो, आप कर सकते हैं। अब जाओ और पैसा कमाओ।